वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी सिस्टर की एविडेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी सिस्टर को इंसाफ मिल सके। और मैं अपनी वीडियो अपने इस चैनल पे, ये मेरे भाई का चैनल है बट कुछ टाइम के लिए मैंने कहा भैया तुम अपनी वीडियो को रोक दो, मैं अपनी दीदी की सारी जो बातें हैं लोगों तक शेयर कर सकूं ताकि सबको पता चले कि हाँ मेरी दीदी का मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं किया है उन्होंने। और उसके बैग से एक जो 5 पन्ने की कहानी मिली थी ना, उसको उसको भैया पढ़ा वो भी रो दिया, मैं पढ़ी मैं भी रो दी, फूफा जी है वो भी पढ़े वो भी रो दिए। मतलब उस पेज को जो भी पढ़ता है, शायद मैं भी ना पढ़ पाऊँ उसको आप लोग के सामने स्क्रीन पे, तो मैं उस पेज का यहाँ पे लगा दूँगी और रीड करूँगी, आप लोग खुद सुनिएगा। उसने आप बीती अपनी खुद लिखी थी। वो लास्ट टाइम मम्मी से बोली थी कि मम्मी मैं लेटर बना रही हूँ, थाने में दूँगी, कोर्ट को बताऊँगी और आपके साथ बलिया चलूँगी और अपनी लड़ाई लड़ूँगी। तो यहाँ मैं लेटर पढ़ना शुरू करती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पेज है, सेवा में चौकी प्रभारी अधिकारी स्मृति नगर भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ महोदय, प्रार्थनी शशिकला चौहान पत्नी अशोक कुमार चौहान दुर्ग न्यायालय के आदेश दिनांक 1/7/2019 का पालन करते हुए स्मृति नगर थाना में दिनांक 30/8/2019 को चौकी प्रभारी माँ व सास ससुर के समक्ष लिखित रूप से देने के पश्चात अपने ससुराल में दिनांक 30/8/2019 को रह रही हूँ। प्रार्थनी बीती सभी बातों व आरोपों को भुलाकर नए सिरे से अपने गृहस्थ जीवन को बसाने का प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मेरे सास ससुर पति अशोक की दूसरी शादी करने के नियत से मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह पीछे की बातों को लेकर मुझे प्रतिदिन ताना मारकर मानसिक कष्ट देते हैं। सास अश्लील गालियाँ देती हैं मुझे और मेरे मायके वालों को भी। खाने पीने और घर के काम में जानबूझकर गलतियां निकालकर प्रतिदिन झगड़े का बहाना करती हैं और फिर दिन भर झगड़ा करती हैं। पति व ससुर भी उनका भरपूर साथ देते हैं। ससुराल वालों को न्यायालय व प्रशासन का कोई भी डर नहीं है। अभी तक 3 माह बीत चुके हैं और मेरे पति के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, जबकि न्यायालय के आदेश में पति को दाम्पत्य संबंध बनाने का साफ साफ लिखित आदेश है। प्रार्थनी द्वारा पहल करने पर पति अशोक ने मेरे साथ मारपीट की। अश्लील शब्द जैसे कोर्ट की फीस के बदले तू 6 वर्षों तक वकीलों के साथ सोई है, मैं जिसे एक बार छू लेता हूँ दोबारा नहीं छूता हूँ, इससे भी भयानक शब्द का प्रयोग किया। समय बीतता गया और इन लोगों की यातनाएं बढ़ती गई, तब भी मैं डटी रही। सब मुझे परेशान करके मायके भेजना चाहते हैं ताकि पति दूसरी शादी कर ले, क्योंकि वो तलाक का केस हार चुके हैं। पति 1 रुपया भी मुझे नहीं देते हैं, न मेरे खर्च उठाते हैं। मेरी माँ भी अभी तक मेरा खर्च उठा रही है। आस पड़ोस व रिश्तेदार भी समझाकर थक चुके हैं। ससुराल के लोग किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने ठान लिया है कि मुझे छोड़ना है किसी भी कीमत पर। सभी लोग हमेशा अपने पैसे की धमकी से मुझे छोड़ना है हमेशा ताना मारते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। वह मानसिक रूप से प्रतिदिन प्रताड़ित कर रहे हैं। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि वो रेलवे की रिफ्रेशर ट्रेनिंग में खड़गपुर जा रहे हैं, मैं मायके चली जाऊं। मेरे मना करने पर भी सभी ने मिलकर खूब झगड़ा किया। पति ने मेरे साथ मारपीट की। पड़ोसियों के समझाने पर मामला थोड़ा शांत हुआ। अगले दिन सुबह मेरे सास ससुर मुझे बहला फुसला कर यह कहने लगे कि मायके चली जाओ और सीटेट का पेपर दे आओ। तब भी मैंने इनकार कर दिया कि मायके नहीं जाऊंगी। फिर मेरे सास ससुर ने वादा किया और यह आश्वासन भी दिया कि मायके से आने के बाद मेरे और मेरे पति के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, हम सब साथ मिलकर खुशी से रहेंगे। मैंने इनके कथन पर यकीन करके 2 दिसंबर 2019 को मेरे ससुर मुझे मायके यह कहकर छोड़ आए कि खिचड़ी बात 15 जनवरी 2020 के बाद अशोक स्वयं तुम्हें लेने आएगा। दिसंबर में प्रार्थनी ने सीटेट
की परीक्षा यूपी में दी है, जिसमें वो असफल रही है। इसके बाद मैं ससुराल आने की तैयारी करने लगी। 15 जनवरी 2020 बीत गया, पति नहीं आए, न फ़ोन ही आया। तब मैं प्रार्थनी स्वयं पति को फ़ोन किया। पति बहाने बनाने लगे। वो रेलवे की कोई रिफ्रेशर ट्रेनिंग में भी नहीं गए थे। वो सब कुछ झूठ था। प्रार्थनी ने बिना देर किए अपनी माँ को लेकर दिनांक 23/1/2020 को स्वयं ही ससुराल आ गई। आने पर पता चला कि ननद नीलम की शादी 19/2/2020 को है, जिसकी सूचना न मुझे थी और न ही मेरे मायके से किसी को भी निमंत्रण था। पति ने मुझे घर में देखकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। वह मुझसे कहा कि हम सब इस शादी पर नहीं ही तुम्हें सम्मिलित करना चाहते हैं और न ही तुम्हारी परछाई इस शादी पर पड़नी चाहिए। तुम्हें राशन 2 मंजिले में दे देंगे और यहीं एक कमरे में पड़ी रहना। पति ने यह भी कहा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, न ही किसी कोर्ट के फैसले को मानता हूँ। शादी में आए रिश्तेदारों के समझाने पर मुझे शादी में सम्मिलित करने को तैयार हुए, परंतु अभी भी मेरे पति अलग कमरे में नीचे सास के साथ ही सोते हैं। मुझसे कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। ननद की शादी में भी मुझे अपमानित करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। रामायण के हवन में पंडित जी के कहने के बावजूद भी मेरे पति ने मुझे साथ बैठने से इनकार कर दिया। मेरे साथ कहीं भी न कोई फ़ोटो खिंचाई, न किसी रस्म में सम्मिलित हुए। सास ससुर हमेशा कहते हैं कि गैर मर्दों के साथ सोकर आई है, कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो क्या हम लोग इसे नहीं रखेंगे। मेरे पति किसी लड़की के साथ पिछले कई वर्षों से घूमना फिरना, सिनेमा देखना, मॉल जाना इत्यादि अनेक काम करते हैं और उसी से शादी भी करना चाहते थे। सास भी उसे पसंद करती हैं और हमेशा धमकाती हैं कि भिलाई की सबसे सुंदर लड़की है, ऐश्वर्या राय भी उसके आगे फेल है। उसी की पार्टी में मेरे पति जा रहे थे। मेरे रोकने पर सभी ने मिलकर मुझसे खूब झगड़ा, गाली गलौज किया। फिर भी पति जा रहे थे तो मैं दरवाज़ा रोककर खड़ी हो गई। इस पर मेरे पति ने मुझे जोर से धक्का दिया, जिससे मैं सामने की पलंग में लड़ गई और मेरे घुटने में जोर की चोट लग गई। सास ससुर ने भी धमकाया, चाहे जो भी कर लो, मेरा बेटा तुम जैसी चरित्रहीन लड़की को स्वीकार नहीं करेगा। अपनी शादी का खर्च लेकर यहाँ से वापस मायके चली जाओ। पति भी मुझे इस घर से निकालने की नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। यदि सास ससुर कहीं बाहर जाते हैं तो पति को मेरे हाथ का खाना खाने, बात करने व मिलने से मना करके जाते हैं और पति भी सिर्फ सास ससुर की बात ही सुनते हैं। मुझसे कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहते हैं। मेरे लाख प्रयासों के बाद भी मैं उनसे मिलना तो दूर, सही ढंग से उन्हें देख भी नहीं पाती हूँ। वो नीचे और मैं दूसरी मंजिल पर रहते हैं। संबंध बना तो बच्चा हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पति व सास ससुर मिलकर इस घर में गलत तरीके से मेरी रिकॉर्डिंग बनाने लगे। मैं बहुत डर गई, क्योंकि पहले भी इनके द्वारा ऐसा गलत कार्य जैसे रिकॉर्डिंग बनाना, सादे पेपर में अंगूठा लगवाना, बाहर से लोगों को मुझे मारने के लिए बुलाना जैसा गलत व क्रूरतापूर्ण कार्य किया जा चुका है, जो न्यायालय के संज्ञान में है। मेरी जान संकट में है, यह जानकर मैं चिल्लाते हुए पुलिस चौकी आने को भागने लगी। तभी इन लोगों ने मुझे धक्का दिया, जिससे मैं सीढ़ी पर गिर पड़ी और मेरे घुटने में पुनः चोट लग गई। तब तक मेरी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए थे। पड़ोस की यादवाइन आंटी आई। लगभग 3 से 4 घंटे दोनों पक्षों की बातें सुनकर सभी लोगों को समझाया। आरपी पांडे भी आए थे। उन्हें मैं नहीं जानती, परंतु दोनों पक्षों की बात सुनकर उन्होंने भी समझाया। वह मुझे अपना मोबाइल नंबर यह कहते हुए दिया कि पुनः ऐसा होने पर मुझे फ़ोन करना। पति को भी कहा कि पत्नी के घुटने का इलाज करवा देना। शारीरिक व मानसिक यातनाओं से जब ससुराल वालों का मन नहीं भरा तो 24/2/2020 को उन्होंने मुझे
अलग करके 2 मंजिले पर नज़रबंद कर दिया है, जहाँ न मुझे किसी से मिलना है और न ही बात करनी है। राशन पानी मिलता है जिसे बनाकर खाना है और दिन भर इसी कमरे में बंद रहना है। यदि मैं पुलिस चौकी आने का प्रयास भी करती हूँ तो ससुर पीछा करते हैं और मुझ पर हमेशा नज़र व गलत नियत रखते हैं। मेरे कमरे को छोड़कर घर के सभी कमरों व मेन गेट में हमेशा ताला बंद रखते हैं। श्रीमान जी, मेरा जीवन बहुत कष्ट संकट में है। नहीं जानती आपसे मिल पाऊंगी या नहीं, परंतु यदि आप तक पहुंचने से पहले मेरे साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो इसके लिए मेरे ससुराल वाले जिम्मेदार हैं। ससुर ने मेरी अलमारी का ताला भी तोड़ दिया है। ससुराल वालों की साजिश का शिकार होकर मैं पहले ही अपना 2 माह का बच्चा खराब हो चुका है और इसके पहले मेरा जीवन भी समाप्त हो जाए और 11 वर्षों से पति से मिलने का मेरा यह संघर्ष समाप्त और व्यर्थ हो जाए, कृपया मेरी सहायता करें। पति मानसिक प्रताड़ना देते हैं और कहते हैं कि जे कोर्ट पुलिस सबको पैसे से खरीद लूँगा, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। प्रार्थनी आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करती है, कृपया न्यायालय के आदेश का पालन करवाने व दाम्पत्य जीवन के कुशल निर्वाह के लिए प्रशासन के प्रत्येक व्यक्ति से मदद चाहती हूँ। मेरे पति पिछले कई माह से मेरे उपेक्षा की है, किसी भी तरह का संबंध बनाने से इनकार किया है। सारे कष्टों से भी बढ़कर मानसिक कष्ट प्रतिदिन दे रहे हैं। मैं मायके नहीं जाना चाहती हूँ, अपने पति के साथ ही गृहस्थ जीवन जीना चाहती हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। प्रार्थनी जीवन के अंतिम क्षणों तक आपकी कृपा की ऋणी रहेगी। प्रार्थनी शशिकला चौहान, पत्नी अशोक कुमार चौहान, प्लॉट नंबर 733, मॉडल टाउन भिलाई, सड़क नंबर 10, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़। और ये वही लेटर था जो उसके बैग में पड़ा था, पर पुलिस को नहीं मिला क्योंकि पुलिस से छानबीन नहीं की थी, जबकि सब चीज़ उसके बैग में था, चाहे उसका मेडिकल रिपोर्ट हो, चाहे उसके हाथ का लिखा हुआ लेटर हो। भाई कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, फिर भी पुलिस ने क्लियर कर दिया कि ये सुसाइड है, तो किस बात की कंप्लेन FIR करना। PM रिपोर्ट जब आएगी तो FIR होगा सुसाइड वाला। हम लोग की उस दिन FIR नहीं नोट हुआ था। 2 महीने बाद, आपको पता है, जब 1 महीने बाद जब हम लोग गए तो हम लोग का FIR नोट हुआ। उसके कुछ दिन बाद उसकी एक देवरान छूट भी गई है करेंट टाइम में, और उसके जो छोटे वाले भाई है, जो मेरे दीदी का हस्बैंड है, यानी जो दीदी का देवर है, उसका हाई कोर्ट पे बेल के लोग कागज़ लगाए हैं। और वो इतना बड़ा गुंडा है, हम लोग को खुद भी डर लग रहा है कि अब हम लोग कैसे। मम्मी बोली कि अब अगर वो छूट जाएगा तो फिर हम लोग नहीं जा पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि जज क्या गारंटी देगा, कोई क्या गारंटी देगा। क्योंकि मेरी दीदी भी तो गई थी किसी जज की गारंटी से ही कि उसी घर में जाके हस्बैंड के साथ रहना है। एक जज ने मेरी दीदी के किस्मत में मौत लिखा, और एक जज अब हम लोग की ज़िंदगी में देखिए मौत कैसे लिखता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है। आपने खुद वीडियो क्लिप में पिछली सुना होगा ना कि उसके ससुराल वाले लोग से वो सब किस तरह, जब आसपास के लोग इतना डरते हैं तो किस टाइप के लोग होंगे। बता रही थी पड़ोस की आंटी लोग की, आया था, बोल रहा था कि पुलिस आए तो बोलना कि हम लोग बहुत अच्छे लोग थे, अब मेरी बहू बहुत बदतमीज़ थी, ऐसी थी वैसी थी, दुनिया भर का बोल के और चले गए। और फिर हमारे वक्त जब हम लोग बात किए थाने में, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग पुलिस को जब भेजे तो वहाँ के लोगों ने, आसपास के लोगों ने इनकार कर दिया, बोला कि हम लोग से कोई मतलब नहीं है। मतलब लोग ऐसे हैं कि पीठ पीछे तो सच बोल सकते हैं, पर सामने कोई नहीं बोलेगा तो सच कैसे जीतेगा। जब आप सामने बयान ही नहीं दोगे तो सच जीतेगा कैसे। सामने जब पुलिस आपके पास पूछने आ रही है, आप कह दे रहे हो कि हम लोग से कोई मतलब नहीं है, पर आप हम लोग से कहे थे कि नहीं, आपकी दीदी के साथ मारपीट हुई। जो चीज़ आप हमसे कह सकते हो पुलिस से नहीं कह सकते हो। बहुत सारे लोग बोले कि इन लोग का फेस क्यों नहीं ब्लर कर दिया, इन लोग को खतरा होगा। नहीं खतरा होगा, क्योंकि ऐसे लोग कभी सामने से नहीं बोलते हैं। वो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। मतलब
लोगों को धमकी मिलती है तब वो पलट जाते हैं, पर यहाँ पे लोग ऐसे हैं ना कि पहले ही पलटे रहते हैं कि भाई सामने वाली पार्टी मजबूत है, हमको कुछ नहीं इनके खिलाफ बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये लोग किसी का मर्डर ही क्यों ना कर दे, इन लोग के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी है, क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं, ये लोग अमीर लोग हैं, इनकी पहुंच ऊपर तक है, तो इन लोग के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी है। ऐसे ऐसे ही हमारे देश का सिस्टम है। और कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग छत्तीसगढ़ में जाके हेल्प मांगिए, यहाँ यूपी में नहीं। यूपी के लोग कहते हैं, वहाँ जाके कहते हैं आप लोग यूपी से हेल्प लीजिए, और यूपी के लोग कहते हैं आप लोग वहाँ से हेल्प लीजिए। मतलब हम लोग कहीं के नहीं हैं, हम लोग रिफ्यूज़ी हैं भाई, क्योंकि ना हम लोग की यूपी सरकार हेल्प करेगी और ना छत्तीसगढ़ की सरकार हेल्प करेगी। फिर हम लोग और जब वोट लेने की बारी आएगी ना, तो छत्तीसगढ़ के लोग कहेंगे आप मेरे यहाँ के निवासी हो, आप मेरे यहाँ के निवासी हो। मेरी मम्मी ना पहले न्यूज़ पे सिर्फ मोदी जी की न्यूज़, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब मेरी मम्मी देखना छोड़ दी, कई सब झूठे हैं। कोई मतलब इतना FIR कंप्लेंट पोर्टल पे यहाँ वहाँ हम लोग कहाँ FIR नहीं किए, लोग कमेंट बोलते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग मतलब कहीं ज़्यादा जगह मेल किए हैं, बहुत जगह गए हैं, कुछ नहीं होता ये सब ट्वीट करने से। ये ट्विटर ये सब हर चीज़ ना सिर्फ अमीर लोग के लिए है, मतलब छोटे मोटे लोग कीड़े मकोड़े की तरह हैं यहाँ पे, उन लोग को मतलब कोई देखने वाला नहीं है ना, आपकी कोई वहाँ वैल्यू है। चाहे आप ट्वीट करो, चाहे आप कुछ भी करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं लड़ी, ये कि वो कि ऐसे वैसे ऐसे दुनिया भर के सलाह। अरे भाई मैं लड़ रही हूँ ना, मेरा सपोर्ट तो करो। जब मेरा नहीं कर रहे हो तो जो मर गया उसका क्या करते। जब वो जिंदा होकर इतना हेल्प मांगी सबसे, तो किसी ने की ही नहीं, उसके मरने के बाद तो कोई कर नहीं रहा है। पता नहीं लोग कैसे बोल देते हैं कि लड़कियों को लड़ना नहीं सिखाते, लड़कियों को आत्मनिर्भर नहीं बनाना सिखाते। क्या नहीं की है मेरी दीदी, और कितना नहीं लड़ी है वहाँ का। मतलब मैं उनकी वीडियो नहीं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी वीडियो हम लोग उनके पड़ोस की है ना, पर हम लोग बस नहीं चाहते क्योंकि वो डरती हैं। तो बस उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे सच बोले हैं, पर मैं वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती वो वीडियो। नहीं तो जो एक लोग हम लोग को थोड़ा बहुत बता रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि वो लोग आए हैं, छूट के गए हैं, वो भी हेल्प नहीं मिलेगी। तो मैं खुद भी नहीं चाहती कि जो एक बंदा मेरे पक्ष में है वो भी उधर चला, वो भी डर के हाथ पीछे कर ले। नहीं तो वीडियो और ऑडियो तो बहुत सारे मिल जाएंगे, पर हम लोग किसी को दिखा। और कुछ लोग बोलते हैं सब पुलिस और वकील को दिखाओ। हम लोगों ने सबको सब कुछ ऑडियो दिए, सारे एविडेंस दिए हैं, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर करती हूँ। जिस दिन ना अगर वो लोग की जीत होगी ना, उस दिन कम से कम इतने लोग तो जानेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे इंसाफ मिला। क्योंकि इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी अब सामने वाला बंदा छूट जाएगा, तो आप सोचिएगा कितनी मजबूत पार्टी है। और लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत अच्छी है, तो इससे ये भी पता चल जाएगा छत्तीसगढ़ की पुलिस अभी तक तो पता चल ही गया होगा कितनी अच्छी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।